मेरे युवा साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय में मैं आप सबसे गांधी जी और आंदोलन इस टॉपिक पर कुछ बातें करूंगा और इसके बाद आखिरी में हम भारत का जो सागर सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए मुख्य विषय से ही शुरुआत करते हैं। मैं बार बार आप सबसे एक अनुरोध कर रहा हूं और हो सकता है कि मेरा यह अनुरोध आपको थोड़ा सा उबाने वाला भी महसूस हो रहा हो। और दोस्तों, वह यह कि आप मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर्स इस बार के कम से कम उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अब जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वह थोड़े से अलग किस्म का है। इसीलिए मैं भी अब थोड़े से अलग तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि वो कतई आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। मैं जिन टॉपिक्स पर अब बात कर रहा हूं, दरअसल ये इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिन पर जनरली बात नहीं की जाती है, अखबारों में भी बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जाता है। अगर लिखा भी गया तो हो सकता है कि वो आपके ध्यान में उतना न आए। मैंने विषय चुना है गांधी जी और आंदोलन। गांधी जी और आंदोलन वैसे ही आपके फ्रीडम मूवमेंट के सिलेबस का हिस्सा है ही, लेकिन मैंने इसी विषय को क्यों चुना? अगर आप थोड़े भी लंबे समय से मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इस विषय को क्यों चुना। किसान आंदोलन कर रहे हैं, राइट? किसान आंदोलन कर रहे हैं और 26 जनवरी को जो घटनाएं घटी, आप चैनल्स पर भी उन घटनाओं के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। काफी कुछ अखबारों में भी लिखा जा रहा है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ समय पहले तक जिस किसान आंदोलन को धीरे धीरे पूरे देश में समर्थन मिलने सा लगा था, लोग जिस किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे, अचानक 26 जनवरी की घटना के बाद, या इसे आप कह लीजिए दुर्घटना के बाद, वह सारी बातें अब बदलती हुई सी नजर आ रही हैं। और जो मुख्य कारण था उसके दो हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि जिस तरीके से लाल किला पर उन्होंने अपना झंडा फहराया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो लाल किला है वो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। कम से कम वैसा वहां नहीं किया जाना चाहिए था। इसीलिए कितने आपको एडिटोरियल कमेंट इस तरह के पढ़ने को मिलेंगे कि जो देश का सिर है वो शर्मसार हो गया है। और यहां तक कि कल के अगर चैनल्स में न्यूज़ आपने सुनी हो तो देखिए, जो योगेंद्र यादव हैं, जो बहुत ही सुचिंतित व्यक्ति हैं, बहुत ही भले और बहुत ही समझदार और अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, जो घटनाएं हुई हैं उससे जो व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो सिर है वो झुक गया है, मैं शर्मसार हूं। और इसके बाद उन्होंने बाकायदे ये कहा कि 1 फरवरी को जो हम संसद पर मार्च करने वाले थे, हम उसे स्थगित करते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला लिया गया कि 30 जनवरी को किसान व्रत रखेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा जोड़ करके देखिए गांधी जी के आंदोलनों से। मैंने खासकर इसीलिए इस टॉपिक को चुना है, गांधी जी और आंदोलन। अब चौरा चौरी की घटना को याद करके देखिए। गांधी जी ने उस समय आंदोलन छेड़ा हुआ था, असहयोग आंदोलन पूरे देश में जारी था। और उस समय कुछ लोगों ने चौरा चौरी नामक स्थान पर जो एक थाना हुआ करता था, कुछ झड़पें हुई और इसके बाद उन्होंने उस थाने में आग लगा दी, उसमें बहुत से लोग जल करके मारे गए। और गांधी जी को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और उसका साफ कारण यह था कि मेरा जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक आंदोलन है और मैं देख रहा हूं कि अब वो हिंसा का रूप ले रहा है। गांधी जी को जो सामूहिक मानसिकता है, जो मास साइकोलॉजी है, उसकी बहुत गजब की समझ थी। वो इस घटना के बाद ये शायद समझ गए थे कि नहीं, अब ये जो आंदोलन है शायद मेरे नियंत्रण से बाहर होता चला जा रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ऐसा न हो कि इस तरह की हिंसाएं दूसरे स्थानों पर भी होने लगे। गांधी जी की ये बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी थी, इस रूप में कि उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि ब्रिटिश सत्ता के पास जो ताकत है, उस ताकत का मुकाबला हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि यदि हम उनसे सीधे जूझते हैं, हथियार के स्तर पर जूझते हैं, इस तरह का संघर्ष करते हैं, हिंसात्मक रुख अख्तियार करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनको यह मौका मिल जाएगा
कि हम इनका दमन करें। और जब भी उनको मौका मिला है, आप देखिए कि उन्होंने दमन करने में कोई कसर नहीं रखी है, बाकायदे उन्होंने दमन किया है। गोलियां चलाई हैं, सामूहिक रूप से लोगों को जेल में डाला है, लाठियां चलाई हैं, लोगों के सिर फूटे हैं, घायल हुए हैं, लोग मरे हैं, सब कुछ किया है। तो गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने उस आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया। अब आप देखिए कि कल जब आप न्यूज चैनल्स पर सुन रहे होंगे तो जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं वो बार बार एक बात कह रहे थे कि किसानों के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि आप इस तरीके से अपना प्रोसेसन निकालेंगे, लेकिन आपने उस एग्रीमेंट को तोड़ा, उस समझौते को आपने तोड़ा। यहां भी किसान कमजोर पड़ रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपने अगर सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कोई बातचीत की है, कोई समझौता किया है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए। देखिए, हम किसी विदेशी सत्ता के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उस समय की बात को और अभी की बात को हम समान रूप से देख भी नहीं सकते। लेकिन अगर गांधी जी विदेशी सत्ता के खिलाफ अगर कुछ इस तरह के आंदोलनात्मक हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, तो अपनी ही सत्ता के खिलाफ तो उस तरह के हथियारों का उपयोग किया जाना और भी आवश्यक है, और सच पूछिए तो आसान भी है। वो क्या करते थे? अगर वो समझौता करते थे गांधी जी, तो उसका बाकायदे पालन करते थे। इसीलिए उनमें ये आत्मशक्ति थी कि वो अंग्रेजों को कह सकते थे कि तुमने अपने वचन को नहीं निभाया है। और ये वो कहते थे क्योंकि उनके पूरे के पूरे आंदोलन में और सिद्धांत में और जीवन पद्धति में आपको आत्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई देगी। और ये आपके एथिक्स के पेपर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो आत्मा की शक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, मैं सरकार के नियमों को नहीं मानता, तो ऐसा नहीं कहते थे कि वो ठीक है मत मानो, बाकायदे सूचना देते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको ध्यान होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, डिसोबीडियंस, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं और आपके कानून को तोड़ रहे हैं, लेकिन विनय के साथ, सविनय। पहले हम आपको सूचना देंगे। गांधी जी ने जब कानून नमक बनाने का कानून तोड़ा, तो बाकायदे उन्होंने सूचना दी थी कि मैं इस तारीख को इतने बजे इस स्थान पर नमक बनाऊंगा। और पूरे देश में जब नमक बनाया जा रहा था, तो इस तरह की सूचना देकर के बनाई जा रही थी। और सविनय का मतलब यह है कि ठीक है, आपको जो करना हो आप कीजिए, हम हथियार नहीं उठाएंगे। तो वहां देखिए कि किस तरीके से वो लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। इसके बावजूद किस तरीके से वो खिलाफत कर रहे हैं, ये समझने और सुनने और समझने और सच पूछिए तो आजाद हिंदुस्तान में करने की भी बात है। किसानों ने यहां भी एक प्रकार से इस तरह के समझौते का उल्लंघन करके अपने पक्ष को कमजोर कर लिया। फ्रेंड, जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं और आंदोलन अगर लंबा समय लेने लगते हैं, तो उसमें अराजक तत्वों का आ जाना कोई बहुत असंभव सी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कुछ तो अराजक तत्व उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात यह होती है कि एक किसानों का आंदोलन है, उसमें हर तरह के किसान हैं, कुछ युवा किसान भी हैं। तो उन्हें लगता है कि यार 2 महीने हो गए, इतने दिन हो गए, अभी तक सरकार नहीं सुन रही है, तो आक्रोश से भर उठते हैं, उनमें उग्र भावनाएं पनपने लगती हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कि पुलिस के साथ झड़प हो रही है, इतने पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, इतनी आग लगा दी गई, वहां ये तोड़फोड़ कर दी गई, ये उनके आक्रोश की एक चरम अभिव्यक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि जब आंदोलन इस तरह का रूप लेता है, तो क्या उससे कुछ हासिल हो सकता है? आप देखिए कि गांधी जी ने हिंदुस्तान लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद, जो सबसे पहला जो आंदोलन किया था, उन्होंने नील की खेती, चंपारण्य का आंदोलन किया था। वो किसानों का आंदोलन था। लेकिन उस पूरे आंदोलन के आप स्वरूप को देखेंगे तो आपको बहुत ही विचित्र सी बातें दिखाई देंगी कि इतने अहिंसक तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों को वहां परास्त कर दिया और अंग्रेज परास्त हुए, किसानों की मांगे पूरी हुई। इसके बाद आप देखिए कि वो अहमदाबाद, उनके बाद दूसरे तीसरे जो आंदोलन हुए, अहमदाबाद में बाकायदे मील मजदूरों के आंदोलन को सफलतापूर्वक उन्होंने लीड किया और वहां भी सफलता हासिल की। हम देख रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में भी वो सफल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो मजदूरों के आंदोलन में भी वो सफल हो रहे हैं। किसान टैक्स न दें, यानी कि कर न दें, उन आंदोलनों में भी सफल हो रहे हैं। खेती कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरुद्ध था वो, एक तरह से देखे तो, जो अभी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, संविदा कृषि को, लगभग काफी कुछ उसी के आसपास ही था, वहां भी वो सफल हो रहे हैं। और इसके बाद फिर देश को आजाद दिलाने के आंदोलन का जब वो नेतृत्व कर रहे हैं, वहां भी सफल हो रहे हैं। तो आखिर कुछ न कुछ तो उनकी रणनीति की ऐसी महत्वपूर्ण बात होगी
जो उन्हें हर स्थान पर सफल बना रही है। तो वो कौन सी रणनीति थी? वो अहिंसा की रणनीति थी, वो सत्य की रणनीति थी, वो आत्मा की शक्ति की रणनीति थी। क्योंकि जब आप इनका सहारा लेकर के चलते हैं तो केवल ये नहीं कि जनता की ही सहानुभूति मिलती है, और जनता की सहानुभूति से बढ़कर के कोई दूसरी शक्ति आंदोलनकारियों के लिए कभी नहीं हो सकती, चाहे दुनिया के किसी भी देश के आंदोलनकारी क्यों न हो। अगर जनता का समर्थन उन्हें है तो फिर ऐसे आंदोलन को कुचलना या उसकी उपेक्षा कर पाना किसी भी सत्ता के लिए संभव नहीं होता है। दुर्भाग्य से किसानों ने वो जन सहानुभूति, आप देखिए, आप खुद भी अब व्यक्तिगत स्तर पर सोच करके देखिए कि अब आप कैसा महसूस करते हैं। तो अपने इस हिंसात्मक आंदोलन को स्वरूप देने के कारण वो खो चुके हैं, तो उनकी जो शक्ति है इनफैक्ट वो कमजोर पड़ गई है। दूसरा यह कि जब आप अहिंसात्मक आंदोलन लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी आपके प्रति सहानुभूति हो जाती है। ऐसा नहीं है, वहां भी जो लोग हैं, चाहे वो सत्ता में वो भले ही हों लेकिन मनुष्य हैं, उनकी भी सहानुभूति जुड़ती है, और फिर वहां से जो आपकी सफलता है उसका रास्ता निकलता है। तो दोस्तों, चूंकि ये किसान आंदोलन मुझे लगता है कि भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उस रूप में दर्ज हो जाएगा, तो आपको खासकर इस आंदोलन के चरित्र को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और खासकर हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो चरित्र रहा है उसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में या फिर अभी जो इंटरव्यू होने जाएंगे उनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। एक न्यूज़ में आपने शब्द सुना होगा, सागर सिद्धांत। हम जो अभी खासकर वैक्सीन भेज रहे हैं कोरोना 19 के जो वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें हम दो नीतियों को अपना करके चल रहे हैं, एक पड़ोसी प्रथम और दूसरा सागर सिद्धांत। दोस्तों, सागर सिद्धांत कुछ भी नहीं है, हिंद महासागर का हमारे लिए कितना बड़ा महत्व है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हिंद महासागर में जो देश स्थित है, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जिसमें श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मॉरिशस है, मालदीव है, म्यांमार है, सेशल्स हैं, ओमान है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका वगैरह जो देश हैं, ये भी हमारे इसी पड़ोस प्रथम के सिद्धांत जैसे ही हैं। ये हालांकि ये हमारे सीधे पड़ोसी नहीं, अब कहाँ मोजाम्बिक कहाँ दक्षिण अफ्रीका हमारे पड़ोसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें भी एक तरीके से बहुत ही अपना निकटतम मित्र मानकर चलते हैं और सहयोग की नीति अपनाते हैं। यही नीति एक प्रकार से सागर सिद्धांत की नीति के नाम से जानी जाती है। लेकिन चूंकि ये बहुत पॉपुलर नहीं है, इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए आपको ज़्यादातर अखबारों में या यहाँ तक कि पुस्तकों में भी इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है जो मैंने आपको दी है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हमारे 7 से 21 मार्च के बीच में 15 दिन की जो ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं उनके लिए बाकायदे एडमिशन हो रहे हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, मनोज कुमार मीणा ने, जो आदिपुर गुजरात के रहने वाले हैं। मनोज, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: संदीप सिंह पंजाब, हेमंत नागर कोटा राजस्थान से, शिप्रा पाल झारखंड से, दीपक ललितपुर उत्तर प्रदेश से, सगुना श्रीमाली आनंद गुजरात से, खुशबू प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से, गौरव साव पुरलिया पश्चिम बंगाल, निधि मीना, दीपक शेवरण हरियाणा, अजय कुमार बिंद, अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश, शिवानी शर्मा और रचना सैनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।